नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक YouTube चैनल के बारे में जो लगातार पॉजिटिविटी का वीडियो बनाते आए हैं, करोड़ों निवेशकों के हित के लिए, लाखों कर्मचारियों के हित के लिए और लाखों एजेंट के हित के लिए। और उसके पीछे का कारण क्या है? कई महीने पहले मेरे चैनल पर सहारा का पक्ष रखने वाले की तरफ से कमेंट बॉक्स में कहा गया था कि एक डिबेट की व्यवस्था करें, अन्यथा सहारा का वीडियो बनाना बंद करें। अगला सहारा का वीडियो अगर आप कोई बनाते हैं उसके पहले मुझसे डिबेट की व्यवस्था कर लें, डिबेट कर लें। तो मैंने ये उचित समझा कि बंद कमरे में डिबेट करने से कहीं अच्छा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी बात रखते आ रहे हैं सभी लोग और मैं भी बात रखते आ रहा हूँ। तो क्यों ना करोड़ों निवेशकों के सामने, लाखों कर्मचारियों के सामने, लाखों एजेंट के सामने, विभिन्न पदों पर सहारा ग्रुप के लिए काम करने वाले सभी लोगों के सामने मैं अपने प्रश्न सहारा ग्रुप के समक्ष रखूं और सहारा के लिए जो सोशल मीडिया पर बातें रखते हैं वो लगातार इसका उत्तर दें। सोशल मीडिया पर करोड़ों निवेशकों के लिए, लाखों कर्मचारियों के लिए, लाखों एजेंट के लिए, सहारा के विभिन्न पदों पर कार्य करने वालों के लिए, उनके हित के लिए आवाज़ उठाता हूं। और जो अब तक लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक जो भी केस की सुनवाई के दौरान आदेश निर्देश दिए गए हैं, जजमेंट दिए गए हैं, उनको डिकोड करते हुए मैं क्वेश्चन सारे लोगों के हित के लिए करता हूं और वही जारी है। मैं क्वेश्चन लगातार करते आ रहा हूं लेकिन आंसर ना के बराबर। वही पॉजिटिविटी के नाम पर भावनात्मक रूप से करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंटों को भ्रमित करना, इमोशनल जुड़ाव लाना। इसके अलावा पिछले 6 वर्षों से किसी को कुछ हासिल हुआ नहीं है। नाम जान गए होंगे आप, यथार्थ जी का मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर उनका थंबनेल मैंने एक देखा जिस पर लिखा है सहारा मुख्यालय से आदेश, 2 दिन के अंदर कितना किसका बाकी बताएं। कोई क्वेश्चन मार्क वहां पर नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि इस थंबनेल का मतलब क्या बनता है। ये जो इस पर मैसेज लिखा गया है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि जितने भी सहारा के निवेशक हैं, कर्मचारी हैं, एजेंट हैं, रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों का, जिनका जितना बकाया है उतना अपना मांग सहारा के समक्ष रख दें। थंबनेल पे जो मैसेज है, जो लिखा गया है, उसका अर्थ यही निकलता है कि नहीं। जबकि आपको ज्ञात होगा 29 अक्टूबर को एक लेटर वायरल हुआ था। उस लेटर के माध्यम से सिर्फ मीडिया कर्मचारियों का डिटेल मांगा गया है। वर्तमान कर्मचारी, रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी का आधार कार्ड, बैंक डिटेल विथ नेम, IFSC कोड मांगा गया है। लेकिन ये थंबनेल और वीडियो के अंदर जो बोला गया है वो पहले आप सुन लीजिए। बहरहाल सबसे अच्छी सूचना, सबसे बढ़िया सूचना आज हमारे कार्यकर्ताओं के लिए है, जो आप सब लोगों तक जरूर पहुंच गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका एक सैलरी को लेकर दिया गया था उसका जमीन पर कुछ अच्छी चीजें आ रहा है और प्रत्येक कार्यालय पर ये सूचना पहुंचा है कि जिन जिन लोगों का सैलरी बाकी है वो अपना आधार कार्ड और बैंक का डिटेल्स मुख्यालय को रीजन के माध्यम से उपलब्ध कराएं। कई सारे साथियों का डिटेल पहुंच गया होगा और जो लोग नहीं पहुंचा पाए वो भी अतिशीघ्र अपनी डिटेल को पहुंचा दें। मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सहारा समूह को पूछा है कि कितने लोगों का बकाया है, तो उसमें केवल सैलरी ही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा जो हमारे फील्ड के कार्यकर्ता साथी हैं जिनका कमीशन से संबंधित बहुत सारा पेंडिंग है, जिसका रेंट से संबंधित बहुत सारा पेंडिंग है, बिजली का पेंडिंग है, आपका TDS का पेंडिंग है, आपका और भी बहुत सारे लाभांश जो पेंडिंग है, उन सबका डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। और ये खुशी की बात होगी कि इसका आपको जरूर समाधान 17 तारीख को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 17 तारीख को जो महत्वपूर्ण सुनवाई है वही सफिशिएंट रहेगी हमारी इन सभी जो समस्याएं हैं उसको निपटाने के लिए। इनके वीडियो में कहीं भी आपने सुना कि ये लेटर जो वायरल किया गया है, जिसको कहा जा रहा है कि सहारा की तरफ से सिर्फ मीडिया कर्मचारियों का, इसमें लिखा गया है कि अपना आधार और बैंक डिटेल अपने कार्यालय को प्रेषित करें। अब इनके वीडियो में जिक्र आपने सुना, कहीं भी इसमें मीडिया कर्मी का सिर्फ जिक्र किया गया है? सहारा शीर्ष प्रबंधन से इनका हमेशा बात
होता है। अब इनके बातों पर जो विश्वास करते हैं, जिनको इनकी सारी बातें सत्य लगती हैं, पॉजिटिव लगती हैं, चैनल का नाम भी है यथार्थ, यानी कि जो भी इनके मंच के माध्यम से बातें की जाती हैं वो जेन्युइन होती हैं, वास्तविक होती हैं, सत्यता से परिपूर्ण होती हैं। चलिए ठीक है, आपने कहा है कि एजेंट के कमीशन के लिए सभी का जो भी लाभांश बनता है, सबके लिए जिनका जितना हक बनता है उनके भुगतान से, उस डाटा से सुप्रीम कोर्ट को अवगत सहारा कराएगी। लेकिन कितना भरोसा किया जाए? 6 वर्षों से आप चैनल चला रहे हैं, कितने वादे करते गए आप लोग, कितना सत्य साबित हुआ? जो 87 या 88 दोनों आंकड़ों में कोई आंकड़ा सही हो, इन प्रॉपर्टियों की डील जो हो रही है, इसी चीज को वर्षों से हम जैसे कई यूट्यूबर कहते आ रहे हैं ना कि निवेशकों के पैसे से ये सब बना है और निवेशकों के हित के लिए ही उसको बिक्री किया जाए और निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस किया जाए, वर्षों से कहा जा रहा है। उस पर सहारा यथार्थ का कोई रिएक्शन, एक्शन नहीं दिखता है। वो अहम दिखता है कि सहारा की प्रॉपर्टी बिक्री करके भुगतान होगी, सहारा स्वतः खड़ी हो जाएगी। ऐसा पॉजिटिविटी के नाम पर बहुत सारे लोगों के समक्ष ऐसी बातें, ऐसी विचारधारा रखी गई। सेबी सहारा केस को लेकर के, जिसका कि भुगतान से, सैलरी से कोई संबंध दूर दूर तक है ही नहीं, लेकिन सेबी सहारा केस की आड़ में सब कुछ ब्लॉक करते गया सहारा, और कुछ लोग पॉजिटिविटी के नाम पर लोगों को भ्रमित करते गए लगातार। लेकिन आज क्या है, आप इतनी प्रॉपर्टियों की डील करने के लिए पहुंच ही गए। यही काम वर्षों पहले किया जा सकता था। खैर, सहारा ग्रुप कब क्या कैसे कर रही है ये उसकी मनमर्जी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करता है, क्या आदेशित करता है, ये वहां की बात है। लेकिन सही तथ्यों को पीछे रखना, काल्पनिक शब्दों से पॉजिटिविटी के नाम पर लोगों को लगातार भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। चलिए इनका अगला वीडियो देखिए। और हम बार बार दोहराते हैं इस बात को कि सहारा इंडिया परिवार का भुगतान केवल और केवल सहारा इंडिया परिवार ही करेगा, और पोर्टल के माध्यम से जो भी आंशिक भुगतान हो रहा है वो भी जायज तरीकों से ही मिल सकता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी अपील न तो साथी हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं मान रहे हैं और न ही जमा करता, क्योंकि हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतना जागरूक क्यों नहीं है? इतना जागरूकता हम लोग सबको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग आंखों पे पट्टी बांध कर पैसा लुटाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही मौका परस्त लोग, भोले भाले लोगों को भुगतान कराने के नाम पर कोई 10%, कोई 20%, ये तो 25% तक का मामला यहाँ पे पहुंच गया। अब आप ही इस बात को थोड़ा सा सोच लीजिए कि जिन लोगों ने चंदा करके, जिन लोगों ने भुगतान कराने के नाम पर पैसा ऐंठ के कितने करोड़ रुपए कमाए होंगे, और नतीजा आज तक यही निकला कि किसी भी व्यक्ति को 1 रुपए का भी भुगतान कोई भी दलाल नहीं करवा पाया। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो झारखंड का व्यक्ति हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन और मैं अपने साथियों से जरूर कहूंगा कि अपने अपने परिक्षेत्र में अपने सामान्य निवेशकों को थोड़ा सा जागरूक बनाएं कि वो किसी भी जालसाजी के बहकावे में ना आए, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, चंदाखोरों के बहकावे में ना आए। आपने ये क्लिप भी सुना ना। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि इन भोले भाले निवेशकों को सबसे पहले फांसा किसने फांसा? जिन भी एजेंट को, चाहे वो यूपी के हों, बिहार के हों या झारखंड के हों, जिनको ये चंदाखोर बता रहे हैं, आंदोलनकारी बताते हैं, आज से कुछ वर्ष पहले ही लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट ये लोग कराते थे। इन्होंने अपने दम पर, अपने स्वयं की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लाखों करोड़ों रुपए सहारा में इन्वेस्ट करवाया है। जिन लोगों से सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने ले करके सहारा में इन्वेस्ट कराया है, उनका जवाबदेही इन्हीं यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों का है। एक बंद कमरे में वीडियो बना देना, एक कार में बैठ करके वीडियो बना देना बहुत आसान है। पूरे ग्राउंड में जीरो लेवल पर जो घरों घरों जा करके पैसा इकट्ठा किया है, उसको प्रत्येक घर के लोग परेशान भी करते हैं। जिन्होंने पैसा दिया है वो ब्याज सहित पैसा भी मांगते हैं। जब सहारा का शीर्ष प्रबंधन विलुप्त है, गायब है, आखिर में ये अपनी पीड़ा किससे कहने जाएंगे? जब इनसे पैसा मांगा जाएगा निवेशकों के द्वारा, जब अतिशय हो जाएगा, जब चीजें असहज हो जाएंगी, असहनीय हो जाएंगी, पीड़ा निवेशकों का, एजेंट का, तो वो कहाँ जाएंगे? आपके पास
निवेशकों का हजारों करोड़ रुपए है। उसमें से प्रत्येक महीने लाखों रुपए न्यायपालिका के अंदर कमेटी के ऊपर, सीनियर एडवोकेट के ऊपर, देश के सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल जी के ऊपर आप लोग खर्च कर रहे हैं। वो निवेशक का ही पैसा है। लेकिन हर किसी एजेंट के पास, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो या झारखंड का हो या देश के किसी भी हिस्से का हो, करोड़ों रुपए लेकर के वो नहीं बैठा है कि प्रत्येक महीने लाखों रुपए खर्च करे। जगह जगह छोटी और बड़ी अदालतों तक लगातार वो कोर्ट के चक्कर लगाए। इतना धन कोई कैसे रख लेगा? कभी आपने सहारा के लोगों ने कभी समझा है कि आपसे जुड़ने वाला व्यक्ति जब जीरो लेवल से शुरू करता है तो उसका लक्ष्य क्या था? पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए ही ना सहारा से जुड़ा था, और अपने प्रतिष्ठा को दांव पर लगा करके अपने बलबूते मार्केट से पैसा उठा करके सहारा ग्रुप को दिया। कितने लोगों ने ये कह करके पैसा उठाया मार्केट से कि अगर कंपनी नहीं रहेगी, चली जाएगी तो हम देंगे, और लोगों ने दिया भी। आज उनकी पीड़ा, उनकी जो दशा है, उन्होंने प्रॉपर्टियां बेच दी, अपनी गहने बेच दिए, लेकिन जिनका पैसा उन्होंने लिया था उसको उन्होंने दिया। ग्राउंड लेवल पर प्रत्येक घर में जाइए, बात करिए, तब समझ में आएगा। हाँ, ये सत्य है कि पैसा किसी को 1 रुपए भुगतान करने के लिए नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी कह ले कि मैं इतना पैसा हमको दीजिए, मैं भुगतान कराऊंगा, वो असंभव है। लेकिन पैसा दिलाने के लिए करोड़ों निवेशकों का अगर कोई पैसा इकट्ठा करके मजबूर हो करके, लोअर कोर्ट हो, अपर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तक हो, उसमें कई लोग, कई एजेंट लोग चंदा लगा करके, पैसा इकट्ठा करके जब केस फाइल करते हैं, उनका कौन सा दोष है? वो किसको भ्रमित कर रहे हैं? वो तो लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं कि जिनका पैसा उन्होंने जमा कराया, उनके हित के लिए उन्हीं लोगों से फिर कुछ पैसे लेकर के कोर्ट का शरण लेना पड़ रहा है उनको, क्योंकि सहारा नहीं सुन रहा है और सहारा उनका बहिष्कार कर रहा है। आज जब उन्होंने पैसा सहारा को दिया तो बहुत अच्छे थे, आज वो सहारा से अपना पैसा मांग रहे हैं, नहीं मिला, कोर्ट की शरण में गए तो आज वो बुरे हो गए। इंतजार की भी एक हद होती है। 8 से फंसाया जा रहा है, 25 आ गया। पीढ़ियां बदलने की दौर शुरू हो चुकी है। उस कंपनी पर कैसे कोई भरोसा करे जिसका प्रबंधन तंत्र सामने नहीं है? आज के इस आधुनिक युग में कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है ऑफिशियल। अगर जनता जागरूक होती वर्षों पहले तो कई चिट फंड कंपनियां, कई फाइनेंशियल कंपनियां हाई रिटर्न का वादा दिखा करके करोड़ों निवेशकों को बारंबार नहीं ठगती। जागरूक इसलिए करना जरूरी है कि पहले जो हो चुका है, पैरा बैंकिंग कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां, कई इंश्योरेंस कंपनियां जो कि कई लुभावने प्लान कस्टमर को बताते हैं, इन्वेस्ट कराते हैं, चिट फंड कंपनियां, इनमें इन्वेस्ट करने से, हाई रिटर्न के लालच में पड़ने से रोकने के लिए भी जागरूक करना जरूरी है। बस एक बात इसमें सत्य है कि किसी से भुगतान के लिए कि हमारा 1 लाख बाकी है, सहारा के ऊपर जमा किया है, हमने 10 लाख रुपए जमा किया है, हमारा भुगतान दिला दीजिए, उसके एवज में अगर कोई पैसा मांगता है तो वो गलत है और वो पैसा दिला भी नहीं सकता। जो कोर्ट ऑर्डर करने के बाद पैसा नहीं दिला सका, तो ऐसे लोगों से बचना है। जो कहे कि भुगतान मैं दिला दूंगा, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं वो सही रास्ते पर हैं, उनको मजबूर किया गया वो रास्ता अपनाने के लिए। चलिए इनका अगला वीडियो देखते हैं। कोई ताकत, कोई अदालत, कोई उपभोक्ता फोरम सहारा के भुगतान को नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां पर इन्वॉल्व है वहां पर तमाम निचली अदालतों के आदेश बिल्कुल मिथ्या हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च अदालत है और उसी के आदेश सर्वमान्य होते हैं। निचली अदालतों के द्वारा दिए गए आदेश निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सामने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो सुना आपने, सहारा का ये अहम बोल रहा है। सहारा कंज्यूमर फोरम को कुछ नहीं मानती, निचली अदालतों को कुछ नहीं मानती, हाई कोर्ट को कुछ नहीं मानती। इनके आदेश का पालन इसीलिए सहारा नहीं कर रहा है। ये चाहे कंज्यूमर फोरम हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, सभी के आदेश इनको मिथ्या लगते हैं, गलत लगते हैं, झूठे लगते हैं। मिथ्या का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट में सेबी सहारा का केस कंटेम्प्ट पिटीशन चल रहा है, वो भी रियल एस्टेट और हाउसिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें कि 25,000 करोड़ जमा करना था, 10,000 करोड़ रुपए शेष था। बस उसी का कंटेम्प्ट पिटीशन चल रहा था। जो प्रॉपर्टियां थी
उसमें से 70 प्रॉपर्टियों के आसपास पर सेबी की देख रेख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रॉपर्टियों में से भी बिक्री करके सहारा सेबी खाते में पूरा पैसा जमा करने का आदेश दे रखा था कुछ समय के लिए एम्बार्गो, तो पैसा जमा कराने पर भी इनके रोक था। लेकिन 25,000 करोड़ रुपए जो उस समय 2.5 से 3 करोड़ निवेशकों का पैसा लगभग उस समय जो जमा कराया गया था, आज वो 10 करोड़ से ऊपर कैसे हो गए और कई लाख करोड़ की देनदारी कैसे हो गई। आरबीआई ने तो पैसा जमा करने पर भी रोक लगाई थी एक समय कि पैसा जमा हो गया, लेकिन जब जमाकर्ताओं को पैसा देना था तब एम्बार्गो का बहाना करते गए ये लोग। बक्सर कोर्ट जो वहाँ का कंज्यूमर कोर्ट है, उन्होंने निवेशक का पैसा वापस करने के लिए आदेश दिया, नहीं किया गया। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश हुआ, वारंट कटे। कुर्की का भी आदेश हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में अगस्त के महीने में चाईबासा झारखंड का आदेश हुआ, जिसमें कि इन्होंने 5.5 वर्ष में डबल करने का 1.5 लाख रुपए जमा कराया था, 3 लाख रुपए भुगतान करने का आदेश हुआ था। लेकिन ये सब आदेश इस अहम रूपी सहारा को मिथ्या लगती है। ये अहम नहीं है तो क्या है? जो सहारा एक समय में अपनी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टियां बिक्री करके निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर पाई, वो आज ईडी की कार्रवाई से, सीआईडी की कार्रवाई से इस तरह हिल गई कि सबके ऊपर गिरफ्तारियों का तलवार लटक गया और इनके हाथ से लखनऊ एलडीए ने, नगर पालिका ने इनका सहारा शहर, वहाँ की संपत्तियां, कार्यालय सभी अपने कब्जे में ले लिया, बेबस हो गए। इसलिए ये निवेशकों के लिए नहीं, अभी सुनिएगा, ये 9,000 करोड़ रुपए जो शेष है ना, उसको जमा करके ये पहले आजाद होना चाहते हैं। चलिए इनका अगला वीडियो क्लिप पहले सुनिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई कोर्ट के माध्यम से कराने की बात करता है, कोई हाई कोर्ट के माध्यम से कराने की बात करता है, कोई उपभोक्ता फोरम को के माध्यम से कराने की बात करता है, इन सभी से आप बचते रहें। और मैं तो कहूंगा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप लोग अपने अपने परिक्षेत्र में आप सूचना नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये हमारा वीडियो तो उन लोगों के पास तक पहुंचा ही सकते हैं कि कैसे एक महिला 1,33,000 रुपए अपना गवा कर बैठी हुई है और उसको वो 10 लाख जो उसने जमा किया था उसमें से 1 रुपए भी नहीं मिल पाया। ये बात अलग है कि समय आने पर उसका 10 लाख रुपए का भुगतान ब्याज सहित उसके घर पहुंचेगा, लेकिन वो मानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करता है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का कोई आदेश नहीं देता या सहारा इंडिया परिवार के बंधनों को खोलने का काम नहीं करता, तब तक आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें। यहाँ पर ये उस बात का जिक्र कर रहे हैं जो हाल ही में एक महिला जो कि 10 लाख रुपए सहारा में जमा कर रखी थी और उनका पैसा दिलाने के लिए किसी एडवोकेट की तरफ से या कोई पर्सन है जो कि पैसा दिलाने के लिए कमीशन की बात करता है और उसी में क्रमशः उसको 80,000 रुपये कुछ और करके 1,33,000 रुपये वो ठग लेता है। मामला कोर्ट में भी जाता है, गिरफ्तारी भी हो गई है उसकी। लेकिन इनका साफ गोई देखिए आप, उन महिला का पैसा सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश होगा तो उनके घर तक पहुंचाने जाएंगे। अब ये जाएं या सहारा के लोग जाएं, पिछले कितने वर्षों से सहारा की कितनी प्रॉपर्टियां बिक्री हुई हैं और इतना भावनात्मक इमोशनल अपना विचार यथार्थ जी रख रहे हैं। कई बार ये बोल चुके हैं कि घरों तक पैसा पहुंचाया जाए। जो अपने कर्मचारियों से महीनों पास ही में कमांड कार्यालय, अन्य कार्यालय होते हुए मिलने तक नहीं आ रहा है, उन कर्मचारियों से जिनके दम पर ये अच्छा खासा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अर्निंग करते आते हैं, उनसे एक साफ सुथरे माहौल में बैठ करके ईमानदारी के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलता और ये जाएंगे निवेशकों के द्वारे पैसा पहुंचाने। रखूंगा कुछ महत्वपूर्ण सवाल, चलिए इनका अगला वीडियो क्लिप भी सुनिए। इसीलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान कराने का जो रेट फिक्स किया हुआ है जालसाजों ने या चंदाखोरों ने, वो रेट उनके व्यक्तिगत हित तो पूरे कर सकता है, लेकिन आपके हितों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है, वो केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं। इसलिए किसी को भी 1 रुपया भी या फूटी कौड़ी भी उनको देने की जरूरत नहीं है। हम लोग बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ये सूचना जरूर पहुंचाएं या ये वीडियो अपने परिक्षेत्र में जरूर दें, जिससे कि लोग जागरूक बने।
जागरूक ही सतर्कता का पहला सिद्धांत है। और जब हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो शायद हमको कोई ठग नहीं पाएगा। तो आप लोगों ने सुना कि जागरूक करना उद्देश्य है। एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि भुगतान कराने के लिए किसी भी चिट फंड कंपनी का कोई भी पैसा अगर दिलाने के लिए उसके एवज में पैसा मांगता है या पूरे अमाउंट का कुछ कमीशन मांगता है, तो इस जालसाजी में कभी न फंसे। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा बिल्कुल वो नहीं दिला सकता। और वर्षों से ये अपील मैं अपने वीडियो के माध्यम से करता आ रहा हूँ, और अपील मैं ये भी करता आ रहा हूँ कि ऐसे चिट फंड कंपनियों में, हाई रिटर्न देने वाली फाइनेंस कंपनियों में, और कई ऐसी फर्जी कंपनियां आती हैं जो कि कई प्रकार के इंश्योरेंस के भी प्लान ला करके आपके सामने रख देती हैं। तो इसके लिए भी आप पहले जागरूक हों कि ऐसे फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियों में, चिट फंड कंपनियों में इन्वेस्ट ही नहीं करें, ताकि आपको वो पीड़ा मिले ही ना। उस दौर से आप गुजरे ही नहीं जिस दौर से आप लगभग 15 वर्षों से गुजर रहे हैं। इन्होंने इस वीडियो क्लिप में कहा है कि चंदाखोरों से बचे। वो आप लोगों के हित के बारे में, यानी निवेशकों के हित के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। वाह, जो तथ्यात्मक लीगल डॉक्यूमेंट लेकर के एक नहीं बहुत सारे एजेंट एक साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वो गलत हैं। वो गलत डॉक्यूमेंट लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, उनको जेल जाना है जीवन भर के लिए। आप सोचिए जरा सा, इनका बात रखने का, कहने का तरीका देखिए आप, कि कोई अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है निवेशकों के हित के लिए पैसा दिलाने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे एजेंट बहुत सारे निवेशकों से पैसा लेकर के किसी तरह कोर्ट पहुंचे हैं, तो किसी गलत डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे? क्या उनको जेल जाना है? क्या उनका भविष्य आने वाले समय में जेल में बिल्कुल गुजारने का मन है कि वो जाएंगे कभी सुप्रीम कोर्ट? आज इनको करोड़ों निवेशकों की जो हमदर्दी हो रही है, सबका पाई पाई बचाना चाह रहे हैं। 6 वर्षों से ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। कितने रुपए का इन्होंने भुगतान कराया अभी तक? हजारों करोड़ की संपत्तियां धीरे धीरे एक एक करके पिछले कितने वर्षों में बिक्री की गई। उन पैसों से कितने लोगों का भुगतान इन्होंने कराया? कितना पैसा सेबी सहारा खाते में जमा हुआ? कितना इनके दिलों में निवेशकों के प्रति संवेदना है, हित है? सिवाय भ्रमित करने के अलावा क्या मिल रहा है? ये लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हमारे वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं, जागरूक करें। सही बात है, ये यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें ये कह रहे हैं, और ये बातें इनको पसंद करने वाले सहारा के जो पक्षधर हैं, यहाँ पर कुछ अन्यथा बात मत लीजिएगा आप। अगर वो सही कार्य करते सहारा के लोग, तो मैं क्या, पूरा भारत पक्षधर था और रहता भी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो सहारा का पक्ष रखते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, वो आते हैं कहते हैं किसी अन्य यूट्यूबर के लिए कि तुम सिर्फ यूट्यूब पर पैसा बनाने के लिए हो, पैसा बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बहुत जल्द तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तो भाई, दुकान तो बंद जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लोगों को जागरूक ही करना है, जिनको अन्य यूट्यूबरों का पैसा कमाई खलता है, तो जरा यथार्थ जी से बोलें कि अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर दें, और एक डिस्क्लेमर चला दें कि ये चैनल सहारा के करोड़ों निवेशकों को, लाखों कर्मचारियों को, लाखों एजेंट को जागरूक करने का एक मंच है। किसी भी एडवर्टाइज का हमारे चैनल के माध्यम से एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा। आप अपने चैनल को डीमोनेटाइज कर लें। जिनको लगता है कि अन्य यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं और यथार्थ जी अपने घर से पैसा लगा करके जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो वो ये बात उनके समक्ष भी रखें कि पैसा कमाने का जरिया यथार्थ जी मत करिए। जागरूक करना है तो चैनल को डिमोनेटाइज करिए, और सिर्फ जागरूक करने का अभियान जो चला रहे हैं 6 वर्षों से, उसको ही चलाते रहिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं? अन्य की कमाई अगर दिख रही है, अन्य कमा रहा है, करोड़ों निवेशकों के हित के लिए, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंट के हित के लिए कोर्ट के ऑर्डर को डिकोड करते हुए बातें रख रहा है, सवाल रख रहा है, उसकी कमाई खलती है, जबकि किसी को अभी पैसा उतना आ भी नहीं रहा है, ना मिल रहा। जो पुराने लोग हैं, जिनके पास 50,000 60,000 सब्सक्राइबर हैं, थोड़े बहुत पैसे उनको अर्निंग होते होंगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जनहित के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं यूट्यूब का, तो त्याग दीजिए, क्योंकि आपके सहारा के लोग दूसरे के यूट्यूब चैनल को कमाने का जरिया बताते हैं। तो आप भी अपने सहारा के लोगों के बातों को मान जाइए और डीमोनेटाइज करा लीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, चाहे फेसबुक चैनल को। किसी भी चैनल के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के पैसा कमाते हैं, तो आपके सहारा के जितने भी लोगों का
कहना है उस कहना को मानिए और अपने चैनल को डीमोनेटाइज करा लीजिए और एक जागरूकता का मंच सिर्फ बना लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि जो स्पष्ट निष्पक्ष कोर्ट की बातें करता है उसके यूट्यूब चैनल को, सोशल मीडिया चैनल को कमाने का जरिया बताया जाता है, और जो पॉजिटिविटी के नाम पर वर्षों से लगातार भ्रमित करते आ रहा है, जिसकी वजह से हम जैसे यूट्यूबरों का जन्म हुआ। सच्चाई से करोड़ों लोगों को रूबरू कराने का, झूठ पर से पर्दा हटाने का हम जैसे चैनलों का जन्म हुआ, क्योंकि लगातार भ्रमित करने वाले चैनल एक्टिव थे। पहले भी भ्रमित करके, लोगों को बरगला करके, हाई रिटर्न का वादा करके, सुनहरे भविष्य का सपना दिखा करके सैकड़ों लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करा लिया गया, बड़ी ही क्रूरता से, बड़े ही मजे हुए नेटवर्कर की तरह से। बताएं कैसे? जैसे सरहद पार आतंकवादियों को बहुत ही क्रूरता के साथ, कट्टरता के साथ ब्रेन वॉश्ड किया जाता था पहले, ज्यादातर 2011-12 से पहले। याद है वो अपने मिशन में कितना कामयाब होते थे। कहीं बस अड्डों पर सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, कई जगह धार्मिक स्थलों पर ब्लास्ट हुआ, और उनको प्रश्रय देने वाला हमारे भारत के अंदर कोई ना कोई तो रहा होगा, चाहे वो नागरिक रहा हो, सरकार में से कुछ रहे हो, कोई तो रहा होगा ही प्रश्रय देने वाला। तो सरहद पार से इस तरह से ह्यूमन सोर्सेस तैयार किए गए, ब्रेन वॉश्ड करके, कि आ करके मरने मारने पर बिल्कुल वो उतारू थे। हजारों जिंदगियां धीरे धीरे करके ले ली। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी चीट फंड कंपनियां हो, चाहे फाइनेंशियल कंपनियां हो, इनको भी 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटलों में बैठा करके हाई लेवल का रिटर्न दिलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए एक बड़े लेवल पर एक नेटवर्किंग टीम तैयार की गई। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से ब्रेन वॉश्ड किया गया। एक वो आतंकवाद जो गोलियां और बम बरसाते थे, उस प्रकार का वो आतंकवाद था। और एक हमारे देश के अंदर चीट फंड कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनियां, जिनको एक मजबूत ऐसे नेटवर्किंग की तरह तैयार करके आर्थिक आतंकवाद फैलाया गया देश के अंदर, अब भी चल रहा है। उनको भी यहाँ का सिस्टम ही प्रश्रय दे रहा है, हमारे बीच के लोग ही प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, राजनीतिक दल हो, प्रश्रय मिलता है। ये आर्थिक आतंकवाद है जिसको वेल ब्रेन वॉश तरीके से तैयार करके समाज में भेज दिया जाता है कि जाओ और भोले भाले निवेशकों को इस तरीके से हाई रिटर्न के झांसे में झंस लो, उनका ब्रेन वॉश करो और पैसा हमारे ग्रुप में ला करके जमा करा दो। ये आर्थिक आतंकवाद है। जिस तरह से सरहद पार से होता रहा था और अब भी कुछ न कुछ घटनाएं होती आ रही हैं, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन कभी कदार होते हैं। लेकिन 2012-13 से पहले वाली होने वाली घटनाओं के तरीकों पर लगभग पूरा रोक है। लेकिन अभी इस आर्थिक आतंकवाद से इस देश को छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। इससे छुटकारा मिलना जरूरी है। उसमें हजारों लोगों की जान गई है, इसमें करोड़ों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोगों का जीवन धीरे धीरे समाप्त हो गया, पीढ़ियां परिवर्तित हो गई, लेकिन सिस्टम अभी भी हाई रिटर्न के नाम पर उनके साथ आर्थिक आतंकवाद करता जा रहा है। चलिए एक आध क्लिप और है, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। पक्का तौर पे इस बात का यकीन है, हमें विश्वास है कि सहारनपुर परिवार जो संघर्ष उसने किया है उसको जीत कर ही वो विजय उत्सव जरूर मनाएगा। और इन गद्दारों का एक टाइम ऐसा होगा कि ये अपने सिर को छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि वो झारखंड वाला तमाम सारी चीजों को लेकर हमारे ऊपर भी कई सारे हमले करता है अपने वीडियो के माध्यम से। हमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य पवित्र है, अपने निवेशक साथियों के लिए भी और अपने कर्तव्योगी साथियों के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन भगोड़े लोगों के बातों का कोई विश्वास नहीं करता। और हम लोग केवल और केवल सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सहारनपुर परिवार के ऊपर विश्वास करते हुए इस लंबी लड़ाई को जीतने का इंतजार भी कर रहे हैं और फैसले के आने का भी इंतजार कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम, जो समस्या हम सबके सामने है, उसको निपटाने का भी इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो अवरोध था 9,000 करोड़ के समथिंग का जो भी बैलेंस है, उसका ये भरपाई हो जाएगा, सहारा आजाद हो जाएगा। उसके बाद मैं नई दास्तान लिखना शुरू होगा और निश्चित रूप से ये होगा जरूर।
हमारी छोटी छोटी बातों को बहुत सारे लोग बड़ी पैनी नजर से देखते हैं। इसकी सूचना मुझको आज सुबह एक कार्यकर्ता के माध्यम से मिला, तो मुझे इस बात का कोई हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग कमजोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो ऐसे ही दूसरों की वीडियो को देख देख कर अपने मनोबल को बढ़ाते रहते हैं और उसमें मीन मेघ निकालने का काम भी ऐसे ही लोग करते हैं। साथियों, इसमें आपने सुना गद्दार शब्द, भगोड़ा शब्द और पैनी नजर रखते हैं। तो पैनी नजर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भ्रमित करने का दौर अब खत्म हो चुका है। जिस सहूलियत की बात वर्षों से होती आ रही थी कि निवेशकों के पैसे से बनी प्रॉपर्टियों को आप थोड़े थोड़े करके बिक्री करें और हालात को सुधार लें और निवेशकों का पैसा देते जाएं, समय से सबकी सैलरी देते जाएं। जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनके हक का पीएफ, एफएफ, ग्रेजुएटी सब समय से देते जाएं। अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टियां ईमानदारी से बिक्री करके हालात को संभाला गया होता तो ये स्थितियां बिल्कुल नहीं होती कि आज इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के दबाव में, गिरफ्तारी की डर से, मजबूरी में इतनी प्रॉपर्टियों की डील कंपनी को करना पड़ रहा है। आज गद्दार बोला जा रहा है जिनको, आज उन्होंने बहुत सारे एजेंट के साथ सैकड़ों निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत फैक्ट रख करके नहीं बच सकता, और इसका साक्ष्य है सहारा स्वयं। गलत साक्ष्य रखते हुए 2008 से ये क्रमशः कानून के जंजाल में फंसे हैं, नहीं निकल पाए, क्योंकि इन्होंने करोड़ों निवेशकों को ठगा है। करोड़ों निवेशकों, लाखों कर्मचारियों, लाखों एजेंट के साथ गद्दारी की है। उनके पैसों से अपनी जरूरतों को पूरा किया है। अपने रहने, खाने, पीने के अंदाज को आलीशान तरीके से इम्प्लीमेंट किया है निवेशकों के पैसों से। जिनको लखनऊ में लोगों के आवास के लिए, ग्रीन बेल्ट बनाने के लिए जमीनें दी गई, उन्होंने वहां महल बना करके कपड़े धोने के लिए कर्मचारियों को रखा। आलीशान तरीके से जीवन यापन करने के लिए, सारी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए उसमें कर्मचारियों को रखा गया। आम लोगों के लिए चार दीवारी बना दी गई कि नहीं आना है। तो निवेशकों के पैसे से गद्दारी का रोल अदा करते हुए ये लोग उन पैसों का अपने निजी स्वार्थ, केस लड़ने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते रहे। और सच्चाई ये है कि ये जितना लोगों को भ्रमित करते गए, अपने आप को सत्यवादी, सत्य बताते गए, उतना ही इनके ऊपर सरकारें बदलती गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य का सरकार, बदलता गया। लेकिन ये और बुरे तरीके से कानूनी मकड़जाल में फंसते गए, इसलिए कि ये सत्य वाकई नहीं है। इन्होंने कंपनी लॉ को तोड़ा है, इन्होंने सेबी के द्वारा बनाए गए अधिनियम को नजरअंदाज किया है। और भगोड़ा कौन है? कौन है भगोड़ा यथार्थ जी, जो अपने पिताजी को मुखाग्नि देने नहीं पहुंच पाया? तो बताइए कौन भगोड़ा है? पैनी नजर क्यों नहीं होगी आपके ऊपर? झूठ परोसने वालों को हमेशा बेनकाब करने के लिए पैनी नजर रखनी ही होगी, जो वर्षों से लोगों को भ्रमित करके शांत किए हुआ है और आज प्रॉपर्टी बिक्री करने के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां दबोच रखी हैं अब, इसलिए। और आप या आपके जैसे सहारा के लोग कहते आ रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आप लोग पालन करेंगे। भुगतान कोई भी लोअर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट के आदेश नहीं करा पाएंगे। उनके आदेश मिथ्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समक्ष कुछ नहीं है। जबकि ये कहीं से भी इसका एंगल जुड़ता ही नहीं। वहाँ छोटे छोटे कुछ निवेशक 7-8 की संख्या में केस लड़ा और जीत गया, उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनकी हैसियत औकात नहीं है आपकी तरह कि निवेशकों का पैसा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जगह जगह लगातार केस लड़ता रहे। 100, 200, 500, 1000 रुपए करके जमा करने वाला निवेशक छोटे कोर्ट में ही जाएगा, कंज्यूमर फोरम में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और वहां से ही आदेश उसके पक्ष में जाता भी है, जिसको आप मिथ्या बता रहे हैं। आपका अहम चरम पर है। अब बताइए आप, चलिए आप क्यों बार बार वीडियो बना रहे हैं? जब आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भुगतान होगा, तो आप बताइए ना। सवाल है अब आपसे, आप एक ड्राफ्ट सीट रफली ही सही देश के सामने सहारा प्रबंधन से आपका बात होता है, बात करिए और रखिए, बताइए कि जो आपके ज्वाइनिंग बोनस पॉइंट हैं वो आप कैसे पेमेंट करेंगे। छोड़िए ड्राफ्ट सीट को भी मैं छोड़ देता हूँ, मौखिक रूप से ही अपने निवेशकों को बताइए
कि जो ब्रांच के अंदर से ज्वाइनिंग पॉइंट के बांट दिए गए हैं या क्यू शॉप के समय लॉयल्टी बोनस पॉइंट का टर्म एंड कंडीशन में चक्कर था, वैसे बोनस पॉइंट का भुगतान कैसे होगा। मल्टीपल जो मेंबरशिप है जिसके वजह से 100 में 94-95 लोगों का CRCS पोर्टल से भुगतान बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। किसी का मेंबरशिप मल्टीपल शो कर रहा है, किसी का डाटा ही मौजूद नहीं है। तरह तरह की डेफिशिएंसियों की वजह से 100 में 94-95 लोगों का भुगतान अटका पड़ा है। 2 वर्ष हो गए, आपको बहुत चिंता है ना कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, तो समस्या कहाँ है बताइए। कि जो ब्रांच में आप ही के लोग बैठ करके कितना पैसा ले रहे थे, 50 रुपए से हजारों रुपए, तब आपने निवेशकों को क्यों नहीं कहा कि ब्रांच में 1 रुपए घूस नहीं देना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। क्यों नहीं समझाया अपने लोगों को कि भ्रष्टाचार नहीं करना है। निवेशकों को क्यों नहीं समझाया कि 1 रुपए नहीं देना है, आपका डाटा वहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट सही होगा। सहारा की कमी है, आप वहाँ जाइए, डाटा को सुधार कराइए। क्यों पैसा लिया गया कार्यालय से डाटा सही करने के नाम पर, और आज 2 साल हो गया फिर भी सिर्फ 4 से 5% लोगों का भुगतान हुआ, वो भी आंशिक भुगतान हुआ। 5 लाख के अंदर का आवेदन हुआ, 5 लाख के ऊपर का आवेदन का कोई भी अभी दूर दूर तक अंदेशा अपडेट बिल्कुल नहीं है। CRCS पोर्टल के माध्यम से जो अपडेट है उनकी वैधता पर ही संदेह खड़ा हो गया है। पैसा बचाने जा रहे हैं ना आप लोगों का, भावनात्मक अपील कर रहे हैं ना। 2 वर्ष पहले से जो काम लगातार करते आ रहे हैं आपके सहारा के कार्यालय के लोग, उनकी भ्रष्टता को फिर से रोकने के लिए क्या किया आप लोगों ने। करोड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ रुपए सहारा पहले से ही लेकर के बैठी है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। उस पैसे को पाने के लिए CRCS पोर्टल पर जब आवेदन करने गए तब भी करोड़ों निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। कहाँ था आपका ये पॉजिटिविटी सोच, भावनात्मक अपील। आपसे तो कहीं दर्जे अच्छे हैं, सहारा के अंदर काम करने वाले ऑफिसों के अंदर से लाख दर्जे अच्छे हैं साइबर कैफे वाले। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक, अधिक से अधिक मैं मानता हूँ कि शायद लिया होगा। जब ज़्यादा पैसा होगा किसी बांड पर तो 100 रुपये लिए होंगे। लेकिन आपके ब्रांच के लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हजार रुपये लेके आ रहा हूँ वीडियो 1-2 दिन के अंदर ही, देश के कई भागों से सबकी पीड़ा को लेकर के मैं फिर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तड़प रहे हैं लोग, हजारों रुपए देने के बाद भी, रिसबमिशन कराने के बाद भी आज तक पैसा नहीं आया। कितने लोगों का ब्रांच के अंदर से पैसा लेकर के सब कुछ सही कराया गया, फिर भी एरर आ गया, डेफिशिएंसियां उसमें भी दिखने लगी। भावनात्मक अपील कर रहे हैं आप लोग, पॉजिटिविटी का सोच आप दिखा रहे हैं। सहारा ग्रुप आप ही के माध्यम से एक रफली ही सही ड्राफ्ट शीट जारी करे करोड़ों निवेशकों को सुकून पहुंचाने के लिए और उनको एक पॉजिटिविटी सोच में रखने के लिए कि हाँ सहारा आपके साथ खड़ी है। आपका ये डेटा है, जिनके पास सहारा इंडिया रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट का, क्यू शॉप का, सहारा के सभी सोसाइटीज़ का डेटा एक रफली ही सही आप एक पॉजिटिव सोच के साथ करोड़ों निवेशकों के सामने रखिए। MIS का भुगतान और जो उनका मंथली रिटर्न बनता था उसका आप हिसाब किताब कैसे करेंगे, उनका पैसा कैसे रिटर्न करेंगे। हेल्थोरियम कॉइन का जो पैसा एजेंट के माध्यम से किसी भी तरह से इन्वेस्ट आपने कराया है तो किस तरह से देंगे, उसकी देनदारी आखिर में आपकी कितनी है। ई-स्कूट रेंटल का पैसा आप कैसे देंगे। इन सब बातों पर आप पॉजिटिविटी का बात रखिए, क्योंकि आपने कहा है, आपके लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है सहारा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भुगतान होगा। तो बात ही खत्म कर दीजिए, चलने दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस। आज AI का जमाना है, सभी लोग कोर्ट की सुनवाई का समाचार प्राप्त कर रहे हैं। आप वो बताइए जो सहारा दबा करके बैठी है, जिनका आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पता नहीं कर सकता, उस डेटा को आप लोग बताइए ना, क्योंकि वो तो डेटा आप ही लोगों के पास है और आपके पास है तो आप पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपने करोड़ों निवेशकों को संबोधित करते हैं, वो आपके निवेशक हैं। उनको तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आप लोगों का इन कंपनियों में, इन प्लानों में इतना पैसा जमा है, सभी का पैसा दिया जाएगा। साफ सुथरा डेटा एक पॉजिटिविटी के नाम पर सत्यता के साथ, जो सिर्फ आप लोग दे सकते हैं, अपने निवेशकों का डेटा, अपने कंपनियों के लायबिलिटी की डेटा को सिर्फ आप लोग दे सकते हैं। जो सैलरी की बात आप लोग कर रहे हैं, लेटर तो सभी लोग जानते हैं, सिर्फ मीडिया कर्मचारियों के लिए आया और वो कोई अचानक से सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच गए थे। ये आप लोग जान लीजिए कि मार्च में ही वो IA लगा हुआ था। केस नंबर 412 बेस है, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन 2017 का जो है
18-20, 18-22 उसमें आईए लगा था इन मीडिया कर्मचारियों का, जिस पर सुनवाई 14 अक्टूबर को हुई थी। मार्च से लगा हुआ है। यथार्थ जी, आपके बस में जो है, निवेशकों को उनके हक का कितना बनता है, सभी कंपनियों का डेटा एक रफली ड्राफ्ट शीट आप बना करके रखिए। भुगतान अभी सहारा के बस की बात तो है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, आपके कहने के ही मुताबिक, तो उस पर एनालिसिस करना बंद करिए। आप बात करिए, जब केस की सुनवाई होगी 17 को तो बताइएगा कौन सी संपत्ति जेन्युइन है, क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करिएगा, लेकिन भुगतान पर एनालिसिस नहीं। जो काम सीआरसीएस पोर्टल पर हो गया है, 100 में 94-95 लोगों का भुगतान फंसा है, उसको क्लियर बताइए। आप अगर आप ईमानदार हैं, सही हैं, सत्य हैं, आप अपने निवेशकों, अपने कर्मचारियों की पॉजिटिविटी की हद में रखना चाहते हैं, तो ये सत्य आंकड़े आप अवश्य रखिए। मुझे गाली सुनने से कतई परहेज नहीं है, दीजिए गाली, क्योंकि जहां सच्चाई दम तोड़ती है, तर्कें तर्कविहीन हो जाती हैं, झूठ सामने परोसा जाता है, सच्चाई को दफन किया जाता है पीछे, वहां पर वैसे लोगों के मुख से सिर्फ फिर गाली ही निकलती है। चलिए साथियों, आज का वीडियो ऐसा था कि इतना लंबा मजबूरी में करना ही पड़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।